अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन द लर्निंग विद समीना। तो आज हम करने वाले हैं अनदर आइल्स लिस्टिंग टास्क, जिसमें हमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी पता हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप पुरानी 2 वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगा। हम प्रॉपर डिटेल के साथ करेंगे, वही सेम पेपर पे हम कंसंट्रेट करेंगे, टिप्स देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हिंट्स देंगे, अटेम्प्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट शेयर करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी प्रैक्टिस हुई है और हमें कितनी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट योर टाइम। चलें, अब हम अपने पेपर पे हैं। तो पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 to 4। पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर हम कन्वर्सेशन प्ले करेंगे और प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, वो सामने लिखा हुआ है कि 1 वर्ड और नंबर ओनली। 2 वर्ड्स हम नहीं लिख सकते। अगर हम गलती से भी 2 लिख देंगे तो फिर हमारे नंबर डिडक्ट होंगे, तो इसके लिए आपने केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले अपने सवाल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वो मेंशन करेंगे टूर का नेम, ठीक है। तो क्या होने वाला है, डैश वैली टूर। टूर नहीं होता, टूर होता है, ठीक है। अब अगला सवाल अपना देखते हैं। कस्टमर नेम, हाफ उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, हाफ हमने देखना है। ऑल्सो जब यहाँ पे नामों की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उनके जो नाम होते हैं वो उर्दू पाकिस्तानी तो होंगे नहीं, जैसे आयशा, अली, अहमद, वो ऐसे इजी नाम तो होंगे नहीं। वो मुश्किल होते हैं, जो हमने कभी सुने नहीं होते, हमें स्पेलिंग नहीं पता होते, तो वो उसके लिए हमारी हेल्प करते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स में हमारे नाम बताते हैं। जिस तरह अगर लेट्स से वो कहेंगे कि माय नेम इज़ समीना, अदर पर्सन कहेगा कि व्हाट, कैन यू रिपीट दैट, और या फिर इसको वर्ड्स में अल्फ़ाबेट्स में बताते हो तो फिर वो बोलेंगे SAMINA, और आपने फ़ौरन ये नोट डाउन कर लेना है और लिख लेना है। थर्ड है एड्रेस। एड्रेस वो प्रॉपर बोलेंगे कि PO बॉक्स डैश मैनचेस्टर, ठीक है। तो हमने जल्दी से नोट डाउन कर लेना है, लेकिन कंसिस्ट एक वर्ड पे करना चाहिए, रिमेंबर दैट गाइज, या एक नंबर पे। उसके बाद है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बट वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा पहले ही। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो भी बात करेंगे वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। आप कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं हमारा टेस्ट। Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Global Bicycle Tours, may I help you? Yes, thank you. I'd like to sign up for a bicycle tour. Which tour were you interested in? We have the River Valley Tour coming up in June and the Mountain Tour in July. The River Valley tour is in June. I thought it was in May. It actually takes place the first week of June. Oh, I see. Well, I can still do that. The River Valley tour is the one I want. Splendid. Just let me take your information. May I have your name, please? Carla Schmidt. That's Carla with a K, not a C. Karla. Thank you, Ms. Schmidt. Address? Do you need a street address, or can I give you my post office box? A post office box is fine. It's PO Box 257, Manchester. Thank you. Okay, next. Will you be bringing your own bicycle, or do you want to rent one from us? I'll bring my own. Excellent. Now, we provide all the meals, so we need to know if you have any dietary restrictions. I don't think so. What do you mean? I mean, if there's any food you can't eat. Some people have food allergies or are vegetarian or have to avoid dairy products. Things like that. Oh, I see. Well, yes, I'm a vegetarian. I never eat meat. There you go. उन्होंने टूर नेम बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन किया है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ एंड दिस इज दैट, और फिर उन्होंने बात की कि रिवर वैली टूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कस्टमर नेम, जिससे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अल्फ़ाबेट को तोड़ तोड़ के बोला है ताकि हम इजीली स्पेलिंग वाइज लिख सकें, हम स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें, क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक भी नंबर डिटेक्ट कर सकती है। तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम कार्ला है, और बाद में जब उनको समझ आया तो उन्होंने बोल दिया KARLA, तो हमने फ़ौरन स्पेलिंग वाइज नोट कर लेने हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट सवाल जब एड्रेस का बोला तो उन्होंने 3 हमें बताए, फिर उन्होंने हमें 3 नंबर्स बताए, जैसे कि उन्होंने बोला 257, तो हमने ये लिख लेने हैं। तो हमने इन्हें इंग्लिश में नहीं लिखना, ठीक है। इंग्लिश में 257 नहीं लिखना, ऑब्वियस, ये तो आपको पता ही होगा, बट हमने इसको नंबर की सूरत में 257 लिख लेना है। फिर लास्ट उन्होंने जो क्वेश्चन है हमारा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जिन पे उनकी थोड़ी सी डिबेट भी हुई, तो वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में उन्होंने वेजिटेरियन का नाम लिखवा दिया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आपने वेजिटेरियन पुट डाउन कर देना है। अब मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो हियर वी हैव 5 to 10 क्वेश्चंस। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि ये हमारा पार्ट 1 है,
ठीक है। 4 पार्ट्स टोटल होते हैं और ये पार्ट 1 है। तो इसके जो 5 to 7 क्वेश्चंस हैं वो हैं MCQs और जो 8 to 10 है वो ऑप्शंस आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा गो थ्रू हो लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो जैसी एक कंटिन्यूटी है, यहाँ पे भी आगे उसी चीज़ उसी टूर के बारे में बात की जाएगी और पैसों के बारे में बात की जाएगी। तो पहला सवाल यही है कि डिपॉजिट कितना पे करना है, 5%, 30% या 50%। तो आपने पहले परसेंट सारे पढ़ लेने हैं और जैसे वो एक मेंशन करेंगे, और मैंने आपको पहले भी लास्ट में भी कहा था, हो सकता है वो पहले 30 मेंशन करें और हम फ़ौरन 30 पे कह दें और साथ वो कॉलर के नहीं इट वॉज 30 बिफोर बट नाउ इट्स 50, फिर आपको जाके दोबारा करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आपको लिसनिंग में टाइम मिल जाएगा, आप उसमें अपना आंसर दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। आपने कार्बन पेंसिल ही यूज़ करनी है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अटेंटिवली होकर सुनेंगे तो छोटी मिस्टेक खुद से भी नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि व्हेन द डिपॉजिट हैव टू बी पेड, कि कब पेड होगा, कब होना है उसने पेड। तो फिर उसमें आपके पास 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स के ऑप्शन हैं, आपको पहले पता होगा। जैसे वो बोलेंगे अपने आंसर दे देना है। अगला सवाल है हमारा 7th, हाउ विल द लगेज बी कैरिड, कि कैसे कैरी किया जाएगा, बाय बस, बाय बाइसिकल, बाय वैन। इसमें से आपने किसी एक को सर्कल कर लेना है, चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है उसमें हमने 3 आंसर्स चूज़ करने हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल है कि विच 3 थिंग्स शुड द कॉलर टेक ऑन टूर। उसमें हो सकता है रेन कोट, स्पेयर टायर, मैप्स, वाटर बॉटल, कैमरा, गाइड बुक। और मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि वो ट्रिक भी आपको कर सकते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं कैमरा और साथ बोल दें कि बट ज़रूरत नहीं है, वो हम भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो ऑटोमेटिकली यू विल नो कि ये नहीं है। बाकी आपने फिर ऑप्शंस देखने होंगे, तो अटेंटिवली सुनना है। अब हम कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और अपने आंसर फाइंड आउट करते हैं। Now listen and answer questions 5 to 10. All right, I'll make a note of that. Now, the total cost of the tour is $750. That much? The price includes everything: food, hotel, transportation, everything. Everything? Yes, everything. The only other thing is you'll want to tip the tour guide. We usually recommend 5% of the total tour cost. A 5% tip? I guess that's reasonable. In order to reserve your space on the tour, I'll need a 30% deposit. Do you need that right away? We generally ask for the deposit at least 4 weeks before the tour begins. ओके, सो लेट्स टेक अ पॉज हियर। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्होंने पहले 5% बोला है, लेकिन आपने गौर से सुना होगा तो उन्होंने 5% बोला है जो टिप का बोला है, ठीक है। उन्होंने डिपॉजिट की बात नहीं बोली जो हमें देना पड़ेगा, विच वॉज 30%। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर आप गौर से सुनेंगे आपको ये मिस्टेक करेंगे नहीं। चलें अब रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन सुनते हैं और अपने आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। We generally ask for the deposit at least 4 weeks before the tour begins. The River Valley tour begins, let me see, 6 weeks from now. So you'll need to pay the deposit in 2 weeks. I think I can do that. I wonder if you could tell me something. How will our luggage be transported? Do we carry it on our bicycles? No, you leave that to us. We have a van that carries your luggage from hotel to hotel each day, so you don't have to worry about it. Great. I have a luggage rack for my bike, but I guess I won't have to bring that. No, you won't. But there are a few items we recommend that you bring. We can't control the weather, so you should bring a raincoat or rain gear. Yes, that's a good idea. And I should have my own spare tire too, shouldn't I? Actually, you don't need that, as our guide always carries some. And of course, you won't need maps either, since our guide has the route all planned. What about a water bottle? I'll need that, won't I? Yes, you should definitely have a water bottle. A camera would be a good idea too, since that tour goes through some very scenic areas. I have a guidebook of that area. I wonder if I should bring it along. We don't recommend guidebooks. It would just be extra weight, and the tour guide knows a great deal about the area. Yes, I see. Is there anything else I need to know? I think we've covered the important points. I'll send you a tour brochure, and you can call again if you have any questions. Thank you very much. देयर यू गो। इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो ही नहीं सकते थे जिस तरह के उन्होंने दिए। उन्होंने बोला कि 4 वीक्स पहले डिपॉजिट पे कर लिया जाता है, लेकिन अभी टाइम के अकॉर्डिंगली 2 वीक्स रह गए हैं तो 2 वीक पहले आप पे कर दें।
मूविंग ऑन रिगार्डिंग द क्वेश्चन कि आप हमारा लगेज कैसे कैरी करेंगे, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि वैन के थ्रू। और जब ऑप्शंस चूज़ करने की बारी आई उन्होंने साफ बोला कि आपको कौन सी चीज़ें यू हैव टू ब्रिंग। उसमें थी रेन कोट का उन्होंने जिक्र किया दैट यू हैव टू ब्रिंग दैट बिकॉज हमें वेदर का नहीं पता। और उसके बाद उन्होंने स्पेयर टायर और मैप्स का कहा, बट साथ ही उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें नहीं लानी, उन्होंने मेंशन ज़रूर किए। देन दे सेड कि वाटर बॉटल इज़ ऑल्सो कंपल्सरी एंड देन कैमरा। तो हमारा जो सेकंड पार्ट का सेक्शन 1 कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 11 to 15 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट। तो इसमें आप सवाल पहले देख लें और रूल पढ़ लेते हैं। राइट द करेक्ट लेटर A to G नेक्स्ट टू क्वेश्चन 11 to 15। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई है बायोगैस प्लांट की, ठीक है। तो वो एक एक करके मेंशन करेंगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है। लेट्स से अगर वो कहते हैं कि वेस्ट कंटेन जो करता है ना वो हमारा D पे है तो हमने वहाँ पे D लिख देना है। और वो हमें कहते हैं कि C पे हमारी गैस है तो हमने C लिख देना है बिल्कुल गैस के आगे। वो कहते हैं कि वाटर इनलेट जो है वो हमारा G है तो हमने G जो है वाटर इनलेट के आगे लिख देने हैं। तो इस तरह ये थोड़ा सा फास्टली भी हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन दोज टू पीपल। पहली बहुत फॉर्मल वे में होती है, ये इनफॉर्मल वे में भी हो सकती है, चाहे तो फॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेंट्स कम्प्लीटली नेचुरल भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, विच कैन बी फास्टर दैन द यूजुअल वंस। ऑल्सो बिफोर वी गो फर्दर मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो ऐसे ऑप्शन मेंशन नहीं करेंगे कि जो C है ना वो स्लरी है, जो D है वो वाटर इनलेट है। दे आर नॉट गोना से दैट। वो ऐसे बोलेंगे कि जो लेफ़्ट साइड पे स्मॉलर कंटेनर है या जो राइट साइड पे जो स्मॉलर बॉक्स है वो ये है। तो जो टॉप साइड पे जो टनल है वो ऐसे बोलेंगे। और जो वो बोलेंगे जो बॉटम राइट साइड पे, ठीक है, बॉटम राइट साइड पे हमारा G है तो वो हमारा ये है। इस तरह वो बोलेंगे। और फिर इस तरह सुनने के लिए आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि राइट, लेफ़्ट, बॉटम, अपर साइड और बॉक्सेस, स्मॉलर बॉक्सेस, लार्जर बॉक्सेस, स्मॉल ट्यूब, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ क्या है। और साथ साथ जैसे वो क्वेश्चंस बोलें, जैसे ही वो जल्दी जल्दी से बोलेंगे आपको पहले ही पता हो वो कहाँ किस डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं और आपकी नज़रें वहीं पे हों और आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें। Now, listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello, Eve. Come in and sit down. How's it going? Fine, thanks. I'm looking forward to my teaching practice next week. Good. Now, you've got 2 classes, haven't you? Year 3 and Year 6. Have you done your lesson plans? Well, I've decided to take the topic of renewable energy. I haven't done a lesson plan for Year 6 yet, but I thought I'd base their lesson on an example of very simple technology. So, I've brought this diagram to show you. I got it from the internet. Let's see. A biogas plant. So this is equipment for producing fuel from organic waste. Yes. The smaller container on the left is where you put the waste you've collected. Right. And from there, it's piped into the larger tank. That's right. And that's slurry on the base of the larger tank. Right. And what exactly is slurry? It's a mixture of organic waste and water. So is that pipe at the bottom where the water comes in? Yes, it is. As the slurry mixture digests, it produces gas, and that rises to the top of the dome. Then, when it's needed, it can be piped off for use as fuel in homes or factories. It's very simple. I suppose there's some kind of safety valve to prevent pressure build-up? That's the overflow tank. That container on the right. As the slurry expands, some of it flows into that. And then once some of the gas has been piped off, the slurry level goes down again, and the overflow tank empties again. I see. Well, I think that's suitably simple for the age level it's for. I look forward to seeing the whole lesson plan. Thanks. And can I show you my ideas for the Year 3 lesson? Of course. Let's. सो हियर वी गो। अब आपने आंसर्स देख लिए। ऑब्वियसली जिन्होंने इसको ध्यान से सुना उनके लिए आसान था ये, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मुश्किल है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत बताती हूँ, आपको हेल्प करती हूँ ताकि आप रिवर्स करके दोबारा उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकें।
जिन्होंने मिस कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हमारे पूरे टैंक की बात की है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पर जो स्मॉलर कंटेनर है वो हमारा वेस्ट कंटेन करता है, तो ऑटोमेटिकली दैट इज़ सी, तो आप वेस्ट कंटेन के ऊपर सी कर देंगे। फिर नेक्स्ट उसने मेंशन किया कि जो बड़ा सा हमारा टैंक है उसकी जो बेस है वहाँ पे स्लरी है, तो यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन पे जी लिख देंगे। तो ऑब्वियसली उन्होंने बेस बोला, बेस वो होता है जो बिल्कुल बॉटम पे हो, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात की वाटर इनलेट की। उन्होंने कहा कि जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे जो पाइप जा रहा है वो वाटर इनलेट का है, ठीक है। फिर वहीं पर उन्होंने मेंशन किया कि जो गैस है वो बड़े से टैंक से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद ही देखें, जब ऊपर की तरफ उन्होंने सिर्फ कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर निकल रही है टैंक से। तो वहाँ पे अगर बाहर निकलने का कहते तो हम डी लिखते, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा कि टैंक के ऊपर जा रही है, तो वो विल राइट ई, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 आंसर्स हो गए। 5वां दे टॉक्ड अबाउट ओवरफ्लो टैंक। जब उन्होंने उसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा येस देयर इज़ अ कंटेनर इन द राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे जो स्मॉल कंटेनर है वहाँ पे हमारा ओवरफ्लो टैंक होता है, दैट इज़ एफ को हम लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स ख़त्म होते हैं। और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। और अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज़ पार्ट 2 का सेक्शन है, ठीक है। सो पहले उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2 का सेक्शन नंबर 2 और आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी किचमिच हुई हुई है और मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी कि क्या हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने हमें ये कुछ सवाल दिए गए हैं 16 to 20, जिसमें से उन्होंने हमें ऑप्शन भी दे दिए हैं कि ये आपके ऑप्शन है ABCDEFG और इसमें से आपने चुनकर सामने लिख देने हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है। तो पहले हम इसके रूल्स और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट बिलो, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं चूज़ 5 आंसर फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर A to G नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ठीक है। तो वहाँ पे 16 to 20 के आगे जो आपने A to G जो आंसर्स बन रहे हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे उस सामने लिखा हुआ है लेसन आउटलाइन ईयर 3, टॉपिक है एनर्जी और एक्टिविटीज़ डिक्लेयर हो रही हैं। तो टीचर की एक्टिविटी है इंट्रोड्यूस वर्ड, प्यूपल की है लुक एंड लिसन, टीचर की है डैश, प्यूपल की है लुक एंड लिसन, टीचर की है प्रेजेंट क्वेश्चंस, प्यूपल्स की है रिस्पॉन्ड, देन टीचर की डैश, प्यूपल्स डैश एंड एक्सपेंड, टीचर डिस्प्ले पिक्चर्स, प्यूपल्स डैश, टीचर डैश, प्यूपल्स राइट। तो ये ऑन एंड ऑफ होने वाला है, बैक टू बैक दे आर गोना ड्रॉप द आंसर्स और आपने अटेंटिव होकर सुनने हैं। तो अगर हम अटेंटिव होकर सुनेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। तो चलिए कन्वर्सेशन प्ले करते हैं। जहाँ पे हमें लगा ज़रूरत है पॉइंट आउट करने की, हिंट्स पॉइंट आउट करने की, वहाँ पे मैं आपको हिंट्स दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। Now listen and answer questions 16 to 20. I thought I'd introduce the topic by writing the word energy on the board and reinforcing the spelling and the pronunciation. Then I'll do a little mime, run on the spot or something, to convey the sense. I'd keep it brief at this stage. Yes, I will. Then I'll wipe the word off and write the question, where does energy come from? And see what the pupils come up with. Fine. I'd suggest that you just brainstorm at this stage and don't reject any of their suggestions. Yes, that's what I was going to do. Then I've produced a set of simple statements like energy makes cars move along the road and energy makes our bodies grow. There are 8 altogether. Are you going to give them out as a handout or write them up on the board? First, put them up on the board and then I'll read them out loud. And I'll get the pupils to copy them out in their notebooks. I'll also ask them to think up one more similar statement by themselves and add it to the list. Good idea. After that, I thought I'd vary things a bit by sticking some pictures up of things like the sun and plants and food and petrol and a running child. And I'll get the pupils to work out what order the pictures should come in terms of the energy chain. I think that's a very good idea. You could move the pictures around as the pupils give you directions. Yes, I think they'd enjoy that. And to finish off, I've made a gap fill exercise to give out.
They'll be doing that individually, and while they're writing, I'll walk round and check their work. Good. And have you worked out the timing of all that? It'll probably take you right through to the end of... There we go. कितना इजी था ना। अगर इजी नहीं लगा तो ऑब्वियसली आपने गौर से सुना नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली गो थ्रू करूंगी इन सब से, क्या कहाँ कहाँ उन्होंने क्या आंसर बोला और कैसे उन्होंने बोला, ताकि आप दोबारा रिवर्स पे सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जिनको नहीं समझ आया और जिनको आ गया है, गुड जॉब। सो आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले बात की एनर्जी की एक्टिविटी के बारे में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे वर्ड को और लोग देखेंगे और सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक और चीज़ करूँगी, विच इज़ मैं मीनिंग बताऊँगी, उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी। तो यहाँ पे हमारे कहाँ लिखा हुआ है मीनिंग? डी पे, ठीक है। उन्होंने ऑब्वियसली ये नहीं लिखा हुआ कि डिस्क्राइब मीनिंग, सेंटेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। इट जस्ट सेज डेमोन्स्ट्रेट मीनिंग, ठीक है। वो मीनिंग की तरफ और इसकी डेफिनेशन की तरफ दे विल पे अटेंशन। तो हमने 16 के आगे डी लिख देना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देन लुक एंड लिसन, और उसके बाद टीचर क्या करेंगे? प्रेजेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसको लोगों को रिस्पॉन्ड करना होगा, ठीक है। और सामने ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक्टिविटी जो उन्होंने बोला कि चलो जहाँ पे हमारी फिल इन द ब्लैंक भी है, जो आगे एक्टिविटी है, वहाँ पे टीचर सेज कि मैं अब प्रेजेंट सेंटेंसेस करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे टीचर के आगे आपने जी लिख देना है, प्रेजेंट सेंटेंसेस। फिर लोग क्या करेंगे? डैश एंड एक्सपेंड, मीन्स कॉपी एंड एक्सपेंड। और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि इस पे जब मैं सेंटेंसेस प्रेजेंट करूंगी, दे विल कॉपी, आई विल आस्क देम टू कॉपी। तो आपने फ़ौरन से पहले 18 के आगे सी लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आगे मैं जो एक्टिविटी करूंगी वो डिस्प्लेइंग पिक्चर्स होगी। मैं पिक्चर्स कुछ डिस्प्ले करूंगी और लोगों को क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा सीक्वेंस को, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं कुछ सीक्वेंस के साथ उनको प्रेजेंट करूंगी और लोगों को टास्क दूंगी कि उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और लास्टली जो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लास्ट जो मेरी एक्टिविटी होगी वो मैं क्या करूंगी कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी शीट्स को, जो कि हमारा है ई ऑप्शन के डिस्ट्रीब्यूट वर्कशीट। आगे उन्होंने कहा कि लोग फिर लिखेंगे और मैं उनको टास्क दूंगी। तो अब मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, हिंट्स दे दिए हैं, कहाँ उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, सब बता दिया है। अब जिनको समझ नहीं आया तो वो दोबारा रिवर्स करें और फिर सुने और फिर अटेम्प्ट करें और फिर करें, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक दफ़ा करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, बट फाइनली मैं आपको बता दूं कि फाइनल टेस्ट में आपको रिपीट करने की इजाज़त नहीं होगी। आप नहीं कर सकते, तो एक बार ही सुनना होगा। तो लास्टली जब आपने कभी भी प्रैक्टिस करनी है तो 1 टाइम ओनली करें, बट अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं टू गेट बेटर तो 2-3 दफ़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। और चलें अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ गोना बी थर्ड। तो देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है और वो उसकी टिप्स जानते हैं। This is part 3 of IELTS test. As you can see, यहाँ पे 21 to 25 questions mentioned है, जो कि MCQs है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट का फॉर्मेट सेम हो, कईयों का डिफरेंट होता है। MCQs पहले हो जाते हैं, बाद में होते हैं। यहाँ पे मैप पूछ सकते हैं, बट ऑब्वियसली उन्होंने पिछले सवाल में मैप पूछ लिया, तो डिफरेंट फॉर्मेट के लिए आपने हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी रूल्स मेंशन नहीं है, बिकॉज ये MCQs बेस्ड है, तो ऑब्वियसली आपने ज़्यादा से ज़्यादा टिक लगाना है और वही आप लगाएंगे। आपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं A, B या C में से कोई एक हर क्वेश्चन में से। और आप इन सवालों को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये उतने मुश्किल नहीं हैं जितने पहले थे या आने वाले हो सकते हैं। तो ये है हमारे सवालों पे हम गो थ्रू होते हैं, देन वी कैन प्ले द कन्वर्सेशन। पहला जो हमारा सवाल है वो मारिया के ऐसे के बारे में है, ठीक है। जो भी उसके बारे में ऐसे के बारे में बोला जाएगा आपने वो लिख लेना है कि उसका ऐसे कितना बेहतर था पहले वाले ऐसे से, उस जैसा था या बिल्कुल मुख्तलिफ था या सेम उस जैसा था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा ट्यूटर के बारे में कि वो किस चीज़ से इम्प्रेस्ड हुए हैं, पंक्चुएशन से या स्पेलिंग से या एट्सेट्रा। उसके बाद ट्यूटर व्हाट ही फील्स अबाउट मारियाज यूज़ ऑफ इंग्लिश, तो वो परफेक्ट, वेरी पुअर, जनरली एक्सेप्टेबल, इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज़ करें। वो अगर परफेक्ट बोलना चाहते हैं दे विल से इट वाज एक्सीलेंट, आपको पहले पता होगा क्योंकि मतलब परफेक्ट था। और अगर वो बोलें कि इट वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट वेरी गुड, तो ऑब्वियसली वो वेरी पुअर में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए और आपने गौर करना है, ध्यान देना है हर वर्ड पे, हर पंक्चुएशन पे, हर प्रोनाउंसिएशन पे, हर फ्लुएंसी पे, उनके हर चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे वो नेचुरली भी बोल सकते हैं। आपने हर चीज़ पे ध्यान देना है और आपने उस पर क्लिक कर देना है,
टिक कर देना है, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, हाउ डज़ मारिया फील अबाउट दिस, कि वो पूरी प्रेजेंटेशन के बारे में या ऐसे के बारे में वो क्या फ़ील कर रही है। शी इज़ रिलीव्ड, शी इज़ डिलाइटेड, शी इज़ वेरी सैड, जो भी वो फील करी होगी हम उस पर टिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ द ट्यूटर सजेस्ट मारिया कैन इम्प्रूव हर स्पेलिंग, ठीक है, वो कैसे अपने स्पेलिंग इम्प्रूव करें, और जो भी उसकी टिप्स होंगी उन पर आपने टिक कर देना है। तो अब हम कन्वर्सेशन सुनते हैं और अपना टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 21 to 25. Well, Maria, I have to say I was quite impressed by your essay. It's a big improvement on the last one. Really? I'm glad. I put a lot more work into this one. I really spent ages on it. And it shows. You've addressed most of the problems I pointed out last time. In particular, the style and language are much more appropriate for an academic essay. So that aspect is okay. Absolutely. If you carry on like this, you shouldn't have any significant problems in that department. That's a relief. I've been quite worried about that, although I've been reading a lot of other essays to try to get the right style. Well, I'd say you've been successful. There are just one or two minor things you could look at. Your punctuation's quite basic. It's really just full stops and commas. And parentheses. Brackets? Yes, brackets if you prefer. In academic writing, these are best used only occasionally, if at all. You use them rather too often. Okay, I see. And I'm sorry to mention it, but your spelling. I know, but I'm working on a foreign computer. The spell checker doesn't work for English. Are you sure? Have you tried changing the setting to English? No, I haven't. Well, I should see if that's possible. I haven't marked you down this time, but, well, some of my colleagues are a bit old-fashioned about spelling. I'd try to get that sorted out if I were you. Okay, I understand. I'll try to change the setting. है भैया, तो आपने सुना होगा मारिया का एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, बट आपने ज़रा गौर से सुना है तो वो बहुत क्लियर वैसे इंग्लिश बोल रही है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो उन्होंने क्वेश्चंस बहुत फास्टली बोले हैं, ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, इसमें डेफिनेटली कोई मुश्किल नहीं थी। उन्होंने एज इट इज़ सारे आंसर्स हमारे सामने बोले हैं, क्वेश्चन वो पूछा तो उसका आंसर वो बोला। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल आ सकती है तो वो सिर्फ इस चीज़ में आ सकती है कि उन्होंने कितनी जल्दी बोले हैं। तो आपने अटेंटिव रहना है, ऐसे ना हो कि आप पहले सवाल की तरफ देख रहे हो और वो छठे सवाल पे हों, ठीक है। तो पहले सवाल का ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि मारिया का जो ऐसे है वो बेटर देन बिफोर है, तो ए आंसर हो गया। जो 22 है 22 है उसमें जो इम्प्रेस्ड हुए हैं वो स्टाइल से इम्प्रेस हुए हैं एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज, एंड देन वो सेड, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत परफेक्ट लगा है उसका यूज़ ऑफ इंग्लिश। फिर उन्होंने 24 में दिखाया है कि मारिया कहती है आई एम रिलीव्ड, तो इसने डायरेक्टली बोला है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया ये वर्ड बोला है। एंड देन दे टॉक्ड अबाउट हाउ दे कैन इम्प्रूव द स्पेलिंग, और वहाँ पे उसको टीचर ने कहा कि आप अपनी सेटिंग चेंज करें, तो आपने ऑब्वियसली आपने फ़ौरन वो कर देना है। इसमें एज इट इज़ आंसर्स थे, जैसे वो उन्होंने बोला वैसे ही लिखा हुआ था। जो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है मैंने वो बता दिया किस में होती है। चलें अब जंप करते हैं इन और नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं उसका फॉर्मेट कैसा है और फिर कन्वर्सेशन प्ले करते हैं। हमारे थर्ड पार्ट का सेक्शन 2 कुछ ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पहले कहा कि कंटिन्यूटी होती है, पार्ट 1 में भी कंटिन्यूटी थी पूरे सवालों की, सेकंड में भी सेम वही सवाल थे, सेम ही डिस्कशन की जाती है हर सवाल में, और इसका भी सेम है। तो यहाँ पे हमारी वही कन्वर्सेशन प्ले होगी ट्यूटर और स्टूडेंट के बीच, और वो हमें किस चीज़ का जिक्र करेंगे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी किसी रूल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने बस ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपने 26 से लेके 30 तक जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो ऑप्शंस को A B C को लिख देना है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट सजेशन डज द ट्यूटर मेक, क्या क्या सजेशन देते हैं। लेट्स से ट्यूटर कहता है कि इंट्रोडक्शन है, तो वो हमारे को कहते हैं कि डिलीट इट, आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको डिलीट कर दें, तो आपने इंट्रोडक्शन के आगे C लिख देना है। वो बोलते हैं कि जो कंक्लूजन है ना उसको एक्सपेंड कर दो, लाइक राइट मोर अबाउट इट, वैसे भी बोल सकते हैं, वो ऐसे
डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ यही वर्ड बोलें, वो ऐसे बोल सकते हैं कि राइट मोर अबाउट इट। तो आप ऐसे उसके बाद आप उसके सामने ए लिख देंगे। लेट्स से अगर वो इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा 27 है, इन्फॉर्मेशन ऑन द रेलवेज, और इसको वो कहते हैं कि नो यू रोट इट टू मच बट आई डोंट वांट इट दैट मच इज़ रिक्वायर्ड, तो यू नीड टू जस्ट लाइक कट इट डाउन। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो आप उसको, आपको समझ आएंगे कि वो उसको रिड्यूस करने का कह रहे हैं, तो वहाँ पे बी लगा देंगे। तो ये बहुत ईजी होने वाले हैं। मैं डायरेक्टली कन्वर्सेशन प्ले करूँगी, हम देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और पूरा जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल कम अप टू यू, और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितना किया है, और अगर आपको मदद की ज़रूरत होगी तो फिर मैं आपकी वो भी कर दूँगी। Now listen and answer questions 26 to 30. The only major problem I have with the content of your essay is the introduction. The introduction should, well, introduce the theme of the essay. You've put some of the most important points there. For example, this bit. The statistics about the growth of railways in the 1850s. That really should go in the main body of the essay. And so should this paragraph about changes in patterns of employment. In general, I'd say your introductory section should be no more than half as long as it is at the moment. Okay. And I should move those points forward? Precisely. And going back to the railways, they're one of the most significant factors for change in this period. But apart from those statistics in the introduction, you only briefly mention them. I'd like to see a lot more on that. And the influence the expansion of the railways had on patterns of social and economic behaviour. You mean how with the railways people could travel to find work and could meet people from other areas? Exactly. Then in the midsection, well, it's not a big thing, but this quotation from the Times. You think it's too long? Well, you said it. I couldn't think of a way to shorten it. Do you think it's really necessary? You mean I could just get rid of it? Yes. You've already made the point and backed it up with other evidence. The quotation's redundant, really. Okay, well, that'll be easy. There were various other minor points, which I've noted in the margins. You can look at those later. But moving forward to the end here, I wasn't quite sure what this meant. The final paragraph? Yes. Are you saying that, on the whole, the changes of the mid-19th century tended to improve the lives of ordinary people or not? It's not very clear. It's not? No, it isn't. I'd add a few lines clarifying your position. Okay. When do you want the final draft? No, the end of term will be fine. But there was just one other thing, the bibliography. Did you really read all these books? No. Just the books you actually consulted will be fine. You don't need to include everything ever published on the subject. Right. Okay. Thanks. Bye. Goodbye. दैट वॉज ईजी राइट, और ऑब्वियसली बहुत ईजी था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहली बात मेंशन की थी कि उन्होंने डायरेक्टली वो वर्ड्स नहीं बोले कि एक्सपेंड इट, रिड्यूस इट, डिलीट इट, उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स में बोला है। जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन में बोला कि क्या इतनी बातें लिखना ज़रूरी है, ये तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो सिर्फ इतना होना चाहिए, 3 लाइन्स का, और आपने लंबा लिखा है। तो वहाँ से आप समझ गए होंगे कि उन्होंने बात की है कि रिड्यूस इट। फिर उन्होंने बात की इन्फॉर्मेशन ऑन द रेलवेज़ की, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी और एक्सप्लेनेशन ऐड कर दें। तो यहाँ पे उन्होंने बात की कि इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। फिर मूविंग ऑन उन्होंने बात की कि जो कोटेशन है फ्रॉम द टाइम्स, उन्होंने पहले कहा कि चलो मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ, बट साथ ही उन्होंने, टीचर ने कहा कि क्या इतनी ज़रूरी है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये अनडन हो जाए, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है वो जस्ट लाइक लेट इट आउट। तो उसका आप मतलब तो समझ गए होंगे, अनडन मतलब उसको टोटली रिमूव कर दे। तो वो कहती हैं कि येस आई कैन एब्सोल्युटली डू दैट। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन डी लिख देना है। नेक्स्ट हमारी बात होती है द कंक्लूजन। आपने नोटिस किया होगा उन्होंने कंक्लूजन नहीं बोला, उन्होंने क्या, एंड ऑफ द टॉपिक। हमारे जो एंड ऑफ द टॉपिक होता है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो आपको पता होगा पहले ही, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा और हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एंड ऑफ अ टॉपिक, तो उसको एक्सपेंड करेंगे। तो वहाँ पे आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। लास्टली उन्होंने
लास्टली उन्होंने बहुत क्लियर बात की बिब्लियोग्राफी की, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो बिब्लियोग्राफी है कि आपने जितना आपने बुक्स के नाम लिखे हुए हैं वो इतना पढ़ा हुआ है आपने, तो उन्होंने कहा नहीं, तो दे सेड कि आप क्यों ना इसको रिड्यूस कर दें, आप उतना सिर्फ ऐड करें जितना आपने बाकी पढ़ा हुआ है और आपको नॉलेज है। तो शी सेज येस आई कैन डू दैट, और फिर वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा बी। कितना इजी था ये, अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको ये मेरी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। अब मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ पे, और फिर उसके बारे में देखते हैं, हिंट्स देखते हैं, पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं और फॉर्मेट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट, ये उसका पहला सेक्शन है जहाँ पे 31 to 35 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक है ये फॉर्मेट, और उसके साथ साथ हमें रूल भी बताया गया है कि वन वर्ड और अ नंबर, हम दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं, या तो एक वर्ड या एक नंबर, उसके अलावा नहीं। अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो चलें अब गो थ्रू होते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद कन्वर्सेशन प्ले करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक देख लें, वो बात करेंगे रिस्टोरेशन इकोलॉजी प्रोग्राम के बारे में, और ये ओरिजिन्स है। फिर वो ऐसे बात करेंगे इन्फ्लुएंस है, और कंसेप्ट है लैंड शुड बी व्यूड एज अ डैश, ये एज इट इज़ भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली वो बीच बीच में हमें हिंट्स देंगे, बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि उन्होंने मेंशन किया है इन्फ्लुएंस ये है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि लियोपोल्ड्स कॉन्सेप्ट दैट लैंड शुड बी व्यूड एज अ डैश, ये वो एग्जैक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑलरेडी मेंशनड है, रिस्टोरेशन इकोलॉजी। उसके बाद प्रैक्टिस रिस्टोर नेटिव प्लांट डैश टू ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ की बात करेंगे वो करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिटीज़, और उसके बारे में ये बात करेंगे, ठीक है। तो वो हमें फिल इन द ब्लैंक दी हुई हैं, हमारे सारे हिंट सामने हैं, हम इसको गो थ्रू हो लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद कन्वर्सेशन प्ले करेंगे। अब कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और साथ साथ यहाँ की अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। Now listen to the tape and answer the questions. Good afternoon. I'd like to turn it over to Dr. Carey, who will talk about the program in restoration ecology. Thanks, Chris. A lot of people think that human beings can do whatever they want to the environment. But as Aldo Leopold taught, land is a system of interdependent parts which should be regarded as a community and not a commodity. लेट्स टेक अ पॉज राइट हियर। अगर आपने गौर से सुना है तो आपने आंसर मिस नहीं किया, और अगर आपने गौर से नहीं सुना तो बैड फॉर यू, आपने आंसर मिस कर दिया है। तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोला है कि जो इसका इन्फ्लुएंस होता है लियोपोल्ड्स कॉन्सेप्ट दैट शुड बी व्यूड एज अ कम्युनिटी, ठीक है। उन्होंने ऐसे बात की है, तो आपने फ़ौरन इसको मिस नहीं करना। मैं आपको पहले ही बता दूं, आगे भी वो इसी के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरेटिकली ये है प्रैक्टिस के बारे में, दे विल से कि स्टोर इट स्टोर्स नेटिव प्लांट डैश टू ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। और आपने मिस नहीं करना। अब हम हर सवाल के बारे में तो पॉज नहीं लगा सकते, तो ऑब्वियसली आपने नेक्स्ट खुद करने हैं, फिर मैं आपको बीच में रोक के बताऊंगी कि आपने अगर मिस कर दिया तो कहाँ मिस किया है और कैसे आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग द कन्वर्सेशन अगेन। Interdependent parts which should be regarded as a community and not a commodity. Well, that idea has influenced what we teach here in our program, where students come from all over the world to learn about restoring native plant communities back into an ecologically natural state. This field is therefore a combination of formal science with practical applications, and that is quite attractive to many people. We have students, for example, from many different nations who come just to take part in this unique program. Our location is also quite unique. We have the world's oldest restored native plant community in Curtis Prairie at the Wisconsin Arboretum. Some say that this is proof that the science of restoration ecology was birthed in Wisconsin. Well, that may be oversimplified, but our reputation is strong. But students don't have to study prairies only. One student, Edmund Mukala from the Congo, came to study restoring ancient wetlands in the Congo using knowledge gained from historic samples of the soil seed bank. Not all the seeds survived, but some can remain dormant for many years. Mr. Mukala wanted to find out what type of community would be most similar to that ancient seed bank. He has recently returned to the Congo and is now cooperating with the government to implement his findings. Here we go। अगर आपने आराम से ध्यान से सुने होंगे तो आपने एक भी मिस नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े आराम से बोला है और हमें सारे वर्ड्स की समझ आ गई, क्योंकि उन्होंने जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही चीज़ें मेंशन की हैं, तो हम अटेंटिव हो गए होंगे। ओके, अब इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बट फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, गो थ्रू हो लेती हूँ, ताकि आपने कभी मिस कर दिया हो वो पीछे वाला तो आप रिवर्स करके दोबारा उसको सुन लें। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो 31 का है कम्युनिटी आंसर है, तो वो उन्होंने बड़ा डायरेक्टली बोला है। सेकेंड, उन्होंने जब बोला कि हम रिस्टोर कर रहे हैं प्लांट कम्युनिटीज़
टू ओरिजिनल कंडीशन, ये हमारा एक प्रैक्टिकल है, टास्क है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कम्युनिटीज़। फिर आगे जाके उन्होंने बात की कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ आती हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट है वो है कर्टिस प्रेरी, ठीक है। जब उन्होंने उसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा वो हमारी सबसे ओल्डेस्ट है रिस्टोर्ड प्रेरी इन अमेरिका, जिसने रिस्टोर्ड किया हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला। मूविंग ऑन, उन्होंने बात की जो हमारा एक स्टूडेंट है जिसका बड़ा मुश्किल से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, विच इज़ एडमंड मोकाला। उसने क्या किया कि रिसर्च स्टोरिंग एंशियंट वेटलैंड्स इन द कॉन्गी। उन्होंने बहुत क्लियरली एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज़ किए, तो आपने ये मिस किया ही नहीं होगा, तो आपने फॉरेन वेटलैंड लिख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा बेस्ड ऑन द डैश फाउंड इन द सॉइल। उन्होंने ये फ्लो में बोला है, आप मिस कर सकते हैं, लेकिन आपको जब पहले ही पता होगा अगर इस वर्ड की बात आ गई है वो अगले की तरफ फ़ौरन जा रहे हैं, आपने वक्त ज़ाया किए बगैर आपने फ़ौरन से जंप करना है। और उन्होंने आगे मेंशन किया कि उन्होंने बेस्ड ऑन द डैश फाउंड इन द सॉइल विच इज़ सीड। ओके, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गए हमारे। तो अब अगर किसी को समझ नहीं आए वो रिवर्स करें, वॉइस नोट दोबारा प्ले करें, कन्वर्सेशन दोबारा प्ले करें और उसके बाद दोबारा से अटेम्प्ट करें और फिर आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनकी कितनी हेल्प हुई। अब साथ ही साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे 4th पार्ट की लास्ट सेक्शन में, दैट विल बी एंड ऑफ आवर लिसनिंग टेस्ट। सो चलिए उसकी तरफ देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो ये हमारा कंटिन्यूटी है जिससे मैंने आपको पहले मेंशन किया। ऑल्सो अगर आपने लास्ट लिसनिंग टेस्ट सुना है तो आपने सुना होगा मैंने बोला था कि जो लास्ट पार्ट होता है कई बार वो ऐसा आता है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो जो बोलते हैं पैराग्राफ की सूरत में आपने बस वो नोट डाउन कर लेना होता है और वो बिल्कुल बहुत ईजी होता है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट टू डू, ट्रस्ट मी। और ये बहुत ईजी होता है और अगर आप गौर से सुनते हैं तो आप कोई वर्ड नहीं मिस करेंगे। पूरी कन्वर्सेशन को ऐसे ध्यान से सुने जैसे आप वाकई कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, आप इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, तो आपसे मिस नहीं होगा। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है, लेकिन फिर भी हम गो थ्रू हो लेते हैं, फिर बाद कन्वर्सेशन प्ले करेंगे। सबसे पहले वो बात करेंगे कोर्स वर्क इन स्टैटिस्टिक इकोलॉजी एंड डैश आइडेंटिफिकेशन। गौर से सुनिएगा क्योंकि वो सीधा भी बोल सकते हैं, वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ ही बोल सकते हैं, बट मेजॉरिटी वो बिल्कुल स्ट्रेट बोलेंगे, आपको समझ आ जाएगा। डैश हेल्प स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्या हेल्प कर सकता है आपको खुद भी पता होता है, लेकिन वो जब बोलेंगे तो आपने अटेंटिव रहना है। उसके बाद वो ग्रेजुएट्स की बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि कितने लोगों को उन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री में दी है अभी तक। हैज़ सो फॉर ग्रांटेड डैश मास्टर्स डिग्री, ये नंबर्स में होगा 200, 100 और एनी नंबर। उसके बाद वो बात करेंगे फॉर्मर स्टूडेंट के बारे में। वन फॉर्मर स्टूडेंट इज़ नाउ द डैश ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। वो उस एक स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि वो अब ये है। उसके बाद कहेंगे कि वाइल मैनी अदर कंटिन्यू टू कंडक्ट डैश इन देयर ओन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। आपको समझ तो आ रही है। अब एक काम करते हैं, कन्वर्सेशन प्ले करते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। As the talk continues, answer questions 36 to 40. So the only prerequisite for doing research here is that it is a native plant community. That means not just prairies, but wetlands, woodlands, savannas, and other environments. We're proud of the diversity of research topics in our program. And we continue to grow. This year we have 32 new students from 8 different countries. When students first arrive, they begin rigid coursework in statistics, ecology, plant identification, and the theory of landscape change. Then they take part in internships at local conservation agencies such as the Arboretum, the Nature Conservancy, the Parks Department, and others. We find internships to be crucial in helping students apply the knowledge they have gained in the classroom. And we're proud to say that, since the beginning, we have graduated 277 students with master degrees from our programs and 122 students with PhDs. Some have gone on to bigger and better things. One graduate is now the director of the Worldwide Fund for Nature in China. Another is the director of Parks Development in California. And others now lead their own research departments in universities around the world. ऑन दिस नोट हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 4 और साथ साथ हमारा कंप्लीट आइल्स लिसनिंग टास्क। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। बट बिफोर दैट मैं आपको बताती चलूँ जो लास्ट टास्क हमने किया है उसमें उन्होंने कितने स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन आंसर्स बोले हैं जो हमने आई एम श्योर मिस नहीं किए होंगे, बट फिर भी मैं गो थ्रू होती हूँ ताकि आप रिवर्स करके सुन लें जिन्होंने मिस कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की बड़े क्लियरली कि जो कोर्स वर्क है दैट इज़ इन स्टेटिस्टिक्स, इकोलॉजी एंड प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मूविंग ऑन दे क्लियरली सेड कि जो इंटर्नशिप होती है वो हेल्प करती है स्टूडेंट को एक्सपीरियंस गेन करने में,
ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि सोच लें कुछ और चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं, और जब वो करेंगे तो हमें डेफिनेटली पता होगा ओके दे टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो वी हैव टू पुट इट हियर। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएट्स के बारे में बात की कि हमने टोटल 277 ग्रेजुएट्स मास्टर्स डिग्री दी हैं, ठीक है, तो आपने टोटल 277 लिख देना है, जैसे मैंने साथ साथ लिखा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की जो एक फॉर्मर स्टूडेंट है, नाउ ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड, उन्होंने बहुत साफ बोला है। फिर लास्ट ही उन्होंने बोला लेकिन जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, जो रह गए हैं स्टूडेंट, उसमें से कई स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ऑन दिस नोट हम एंड करते हैं, और साथ साथ मैं आपको ये आंसर्स दे रही हूँ, दिस इज़ द होल शीट, आपके पास कंप्लीट आंसर्स हैं, आप पूरे वॉइस नोट, पूरा कन्वर्सेशन सब कुछ सुने, उसके बाद अपने आंसर शीट भी रखें। पहली बार करें, ब्लाइंडली करें। आपको लगता है कि आपने बहुत बुरे स्कोर किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, वेरी गुड, पर अगर बुरे किए हैं तो एक काम करें, दोबारा ये प्रैक्टिस करें। आपको पहली दफ़ा पता होगा कि आंसर्स क्या हैं, लेकिन ऑब्वियसली दोबारा गो थ्रू होंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे, ब्लाइंडली करें और फिर अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करें, या फिर इसको ही 2 हफ्ते बाद कर दें ताकि तब तक आप थोड़ा बहुत भूल चुकी हों और बस आपको प्रैक्टिस याद हो। तो इस तरह करके आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, और आई एम श्योर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह। On this note, we are done with our second task. I am so proud of you all. अब हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे, जो है रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, और आहिस्ता आहिस्ता हम लिसनिंग पे भी और टिप्स शेयर करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आइल्स कोर्स आपने कंप्लीट फॉलो करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको याद तो होगा हमारा जो गोल है वो 9 बैंड है, और जब तक हम वो नहीं अचीव कर लेते या हम उतनी प्रैक्टिस नहीं कर लेते, हम गिव अप नहीं करेंगे, और हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। So stay tuned for more such videos guys, and stay tuned for upcoming videos. Allah Hafiz.